माननीय उपसभापति जी, चर्चा का जवाब। द प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल बिल 2023 प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 पर चर्चा करने वाले और चर्चा में भाग लेने वाले, सबसे पहले तो मैं सुलता देव जी, पवित्र जी, एस निरंजन रेड्डी जी, थंबी दुराई जी, नरेश बंसल जी, विजय साई रेड्डी जी, जी के वासन जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जीवीएल नरसिम्हा जी, सीमा द्विवेदी जी, के रविंद्र कुमार जी, कार्तिकेय शर्मा जी और अकेश सिन्हा जी ने जो चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और समर्थन दिया, इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आज़ादी का 75वां वर्ष, जब हम अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा की ओर चले हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गुलामी की मानसिकता है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण में बहुत विस्तार में कहा गया है कि विकसित भारत बनाना वो पहला प्रण है, लेकिन गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। उस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने की दिशा में आज ये विधेयक लाया गया है और आप सब ने समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1867 में 1867 में जब उस समय कानून लाया गया था, तो अंग्रेज भारत पर राज करते थे, हमें गुलाम बनाकर रखा था और मंशा ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोई भी प्रेस चलनी हो, प्रेस हो या फिर पब्लिशर हो, उन सब के ऊपर एक कंट्रोल करके रखने के लिए कानून इस तरह से बनाया गया था। लेकिन आज राज करने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने की बात की जाती है। इसलिए उस दिशा में इस बिल को लाया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने कहा कि 3 मुख्य बिंदु इस बिल के हैं। पहला तो इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आने के लिए, क्योंकि उस समय क्राउन ऑफ इंग्लैंड, क्राउन इन इंग्लैंड उसके लिए काम किया जाता था। यहां तक कि यहां पे जो अखबारें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं छपती थी, उसकी एक कॉपी उस समय इंग्लैंड भेजनी आवश्यक होती थी। तो हम उस समय से बाहर भी निकले हैं, आजाद भी हुए हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे गलतियों पर भी उसको एक अपराध मानकर जेल में डाल दिया जाता था, दंड दिए जाते थे। डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी हमने उचित कदम उठाए हैं। अगर उस समय के बिल में 5 ऐसे प्रावधान थे जहां पर आपसे छोटी सी गलती भी हुई तो फाइन के साथ साथ आपको 6 महीने की जेल हो जाती थी, हमने इसको उस दिशा से मुक्त किया है। अब केवल एक ही केस में ऐसा होता है जहां पर अगर आपने बगैर अनुमति के प्रेस चलाई है, पत्रिका चलाई, पब्लिशर आप बने हो और आपने इन्फॉर्म नहीं किया है और आपको नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कीजिए। 6 महीने का बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप उसमें नहीं करते हो तब उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई करके आपको जेल में डाला जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्स्टेकल्स को कम करने के लिए, रुकावटों को कम करने के लिए स्मॉल और मीडियम, ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं या जो प्रिंटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनको आगे लाने के लिए इस प्रोफेशन में हमने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रयास किया है। मैं इसमें एक बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, इससे फायदा क्या होगा। उस समय 8 ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थे कि आपको 8 कदम, 8 स्टेप्स थे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था। पहले तो किसी भी पब्लिशर्स को अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके फॉर टाइटल अलॉटमेंट के लिए। फिर डीएम उसको ऑथेंटिकेट करता था डिक्लेरेशन को। फिर वो अपने किसी भी राज्य से, मान लीजिए सुलता जी के राज्य से उड़ीसा से चल के आना है या राकेश सिन्हा जी के बिहार से चल के आना है, तो उनको दिल्ली आना पड़ता था फिजिकल रूप में। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल के पास, यहाँ पर आरएनआई में आके उनको टाइटल वेरिफिकेशन के लिए पेपर, पब्लिशर को पेपर सबमिट करने पड़ते थे। फिर आरएनआई उसको वेरीफाई करता था टाइटल किसी के पास है कि नहीं है।
वो वापस फिर अपने राज्य में उसके कागज जाते थे और पब्लिशर को डेक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डीएम के सामने एक बार फिर पब्लिकेशन के लिए। फिर डीएम उसको वापस ऑथेंटिकेट करता था, वो बेचारा फिर अपने कागज का दत्था उठाकर फिर दिल्ली आता था और आरएनआई के सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपस्थित होता था पब्लिकेशन के लिए, और फिर यहाँ से फाइनली सर्टिफिकेट लेकर तब जाकर कहीं काम शुरू होता था। ये मुझे गिनाने में इतना समय लग गया, बताने में, तो उसको करने में कितना समय लगता होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात जो आपने शुरू में कही, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है। और ये ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर अगर डिप्टी कमिश्नर, यानी कि कहाँ करनी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके सामने और आरएनआई में, ये ऑनलाइन करना है। अगर 60 दिन के अंदर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो आरएनआई का, यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा है, प्रेस रजिस्ट्रार है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद उनको अनुमति दे सकता है। यानी कि जो 2-3 साल का समय था, अब वो मात्र 2 महीने से 3 महीने तक का रह गया है। एक बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि है। अब इसमें बात आई कि आप इसको कब करने वाले हो। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, मैंने इसका काम जनवरी महीने से ही अपने डिपार्टमेंट में शुरू करवा दिया था। आरएनआई में हमने पोर्टल बनवाना शुरू कर दिया और हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल मना रहे होंगे तो इसी साल अगस्त महीने में हमारा प्रयास है कि पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ने का काम भी हम उस दिशा में करने की सोच रहे हैं ताकि आपको और सुविधा हो जाए। ये एप्लीकेशन जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मुझे लगता है अखबार खोलने की सोच रहे हैं। सो दूसरा, आपको डीएम के सामने कोई भी डिक्लेरेशन फाइल नहीं करनी है और ये सरल प्रक्रिया आप सबके सामने कर दी गई है। अब क्या ये अकेला ऐसा कदम है? ऐसा नहीं है माननीय उपसभापति जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग लगातार बेहतर हुई। अब तो कुछ साल पहले रैंकिंग बंद हो गई, लेकिन 142वीं पोजीशन से 63वीं पोजीशन तक भारत आया, तो मोदी जी के सरकार के पहले 6-7 सालों में ही आ गया। अब कंप्लायंस बर्डन कम क्या केवल हम यहां करने वाले नहीं, ये आदरणीय उपसभापति जी मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में एक सिस्टम बन गया है कि कंप्लायंस बर्डन को कम करना है और अब तक हमने 39,000 कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया है ताकि आपको और सरलता हो सके। लगभग 3400 लीगल प्रोविजंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है जिसमें जेल की सजा नहीं है। अब 3900, यानी कि कितने लोगों को जेल में डालते होंगे। इमरजेंसी का तो अनुभव बहुत सारे लोगों ने शेयर किया ही है, 4 नए लेबर कोड हों या बाकी सब हों, ऐसे बहुत सारे जहां एक और कदम उठाए गए। वहीं जन विश्वास बिल एक ऐतिहासिक कदम इस सरकार का और है जो हमने उठाया है और इसके साथ साथ 1500 कानूनों को रिपील करने का काम भी मात्र 9 सालों में किसी सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। अब फर्क क्या है? मैं चाहता कि मेघवाल जी, अगर मैं चाहता कि विपक्ष के लोग भी यहां पर होते, क्योंकि कभी ये सत्ता में थे, लेकिन क्या है, अंग्रेज तो चले गए, अपनी मानसिकता इनको देकर चले गए। क्योंकि एक अंग्रेज ही था जिसने एक पार्टी ऐसी बनाई थी जो वर्षों तक यहां पे सत्ता में रही और वो उसी मानसिकता के साथ काम करती रही। 2011 में ये जो अपना बिल लाने का इन्होंने प्रयास किया तो 1867 के बिल और 2011 के बिल में माननीय उपसभापति जी कोई ज्यादा अंतर नहीं था, उल्टा उसमें और तकलीफ देने का काम था, रेड टेपिज्म को और बढ़ावा देने का बात था। थम्बी दुराई जी ने मुझे कहा कि इन्होंने कॉलेज में अपना स्टूडेंट जर्नल निकाला, वहां से चलते चलते राजनीति में आए। पवित्र जी ने अपना अनुभव शेयर किया, बाकियों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे अपने स्टूडेंट टाइम पे कॉलेजेस के जर्नल से या स्टूडेंट जर्नल शुरू करके किया। अब 2011 के बिल में इन्होंने प्रावधान तो यहां तक कर दिया था कि समाचार पत्र पत्रिकाएं तो छोड़ो भाई साहब, समाचार पत्र और पत्रिकाएं तो छोड़ो, जो कॉलेज मैगजीन को अगर छापना हो
तो उसको रजिस्टर कराने के भी उसमें प्रावधान है 2011 के बिल में लाने वाले थे। ये तो भला हो 2014 में चले गए और हम आ गए, तो अब ये प्रावधान नहीं है। नहीं तो थम्बित राय जी, आप जैसे पता नहीं बाकी लोगों को, युवाओं को आजकल मौका मिल पाता ना मिलता। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हर्डल क्रिएट करने का काम ये 1867 वाले बिल में भी था और 2011 में भी वैसे रखकर चले थे। और कुल मिलाकर जो माइनर ऑफेंस जिन पे जेल देने वाला था 2011 की कांग्रेस जो यूपीए के समय, उस समय के बिल में वो भी वैसा ही था। तो अंग्रेज तो केवल न्यूज़पेपर और न्यूज मैगजीन पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन जिनके पास उनकी विरासत है वो तो कंट्रोल न्यूज लेटर तक करना चाहते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन सही समय है, यही समय है। और प्रेस फ्रीडम की जब बात करें तो इससे अच्छा बिल शायद किसी ने कल्पना भी पिछले 156 सालों में नहीं की थी, जो आज मोदी सरकार लेकर आई है। जहां तक बुक्स की बात आती है, मैं यही कहता हूं, बुक्स आर टू बी प्रमोटेड नॉट रेगुलेटेड। तो हमने इस बिल के अंतर्गत बुक्स का रजिस्ट्रेशन का या उसको रेगुलेट करने का प्रावधान नहीं रखा है। ये शिक्षा विभाग के पास है, हमने वहां पर छोड़ा है, इसके अंतर्गत नहीं दिया। नहीं तो पहले वाले बिल का नाम ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वो था। ये हमने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इसका नाम रखा है। तो ये समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, आप उसको छाप सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें और हैं। डीएम के सामने जो वेरिफिकेशन और सारा, उसको हमने कहा है कि कम्बरसम और डिफिकल्ट और विशियस साइकिल से हमने निकालने का इसमें काम किया है। उनके समय, यूपीए के समय अटकाना, लटकाना, भटकाना यही काम चलता था। हमने ऑनलाइन की सरल प्रक्रिया की है जिसमें जेल भी नहीं है और आपको जल्दी लाइसेंस मिलने का काम किया है। उस समय डीएम के पास आपको फिजिकल प्रेजेंस से लेकर इंटरफेस आपका होता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। अब सारी प्रक्रिया इसको ऑनलाइन और सरल कर दिया गया है। यही नहीं, 60 दिन के अंदर जैसा मैंने कहा, हम उसको और करने का कार्य वो भी हुआ। ये जो हार्श मेजर्स थे प्रिंटिंग प्रेस के ऑनर के खिलाफ, हमने उसको भी इससे माफ और साफ किया है। ये जो इस बिल की जो जर्नी है वो ब्यूरोक्रेटिक बर्डन से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक की है। और जैसा बहुत सारे मेरे मित्रों ने यहाँ पर कहा कि कितनी अखबारें या ऐसे टाइटल्स को वेरीफाई आपने आज तक किया है, तो मैं सदन के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। अब तक के लिए माननीय उपसभापति जी 1,64,285 1,64,285 टाइटल्स वेरीफाई किए हैं। पब्लिकेशन रजिस्टर्ड टिल डेट 1,49,266 and titles verified per month comes close to 520 के लगभग प्रति मंथ हम उसको भी करते हैं। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू हम प्रति महीना करते हैं लगभग 400 करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितनी जटिल प्रक्रिया से इसको हम आसान करने वाले हैं। लेकिन इसमें से एक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि हमारे युवाओं में बहुत क्षमता है अच्छा लिखने की भी, नए नए विषयों को लेकर नई मैगजीन्स, नए समाचार पत्र शुरू करने के भी। लेकिन अगर उसको 2-3 साल रजिस्ट्रेशन कराने में ही और लाइसेंस लेने में लग जाते तो उसका फायदा क्या था। हमने उस दिशा में सरल इसको किया है। जहां 2011 का बिल 2000 बिल मैंडेटेड क्यूइंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एट द सेम टाइम द 2023 बिल इकोज द स्पिरिट ऑफ डिजिटल डेकेड। अब आपको कतार लगाकर डीएम के सामने खड़ा नहीं होना। डिजिटल इंडिया में आपको केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर करनी है और आपका काम हो जाएगा। ये बिल जहां एक और प्रावधान आसान करता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो रोकता किसको है? कौन नहीं शुरू कर सकता? जिसका इन्वॉल्वमेंट किसी टेररिस्ट एक्ट में होगी या अनलॉफुल एक्टिविटी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट होगी, तो उसको परमिशन पेपर शुरू करने की या पीरियोडिकल शुरू करने की नहीं होगी। अब पहले आपको
डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ते थे डीएम के सामने, लोकल अथॉरिटी के सामने, अब आपको नहीं करने हैं। तीसरा, फैसिमिली एडिशन जो फॉरेन न्यूज़पेपर का या पीरियोडिकल का है, वो इंडिया में अगर करना हो तो अब आपको उसकी प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। मान लीजिए विदेशी कोई ऐसा समाचार पत्र या पत्रिका है, उसका जो एडिशन है उसको यहाँ पे परमिशन आपको रजिस्ट्रार, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के सामने लेना है और फिर आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेसेस के लिए भी और हमने सरल कर दिया है कि एक प्रिंटर को भी पीरियोडिकली जो अपने पहले फर्निश करने पड़ते थे डॉक्यूमेंट्स, अब नहीं करने हैं, उसको केवल ऑनलाइन इंटीमेशन करनी, डॉक्यूमेंट देने लोकल अथॉरिटी के पास नहीं जाना है, और ये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के सामने उसको ऑनलाइन इसकी करनी है, और लोकल अथॉरिटी को भी ऑनलाइन ही भेजना है। तो डिक्लेरेशन भी उसको लोकल अब नहीं करना है, प्रिंटर को भी। देखिए, दो अलग अलग है, प्रिंटर का काम अलग है, पब्लिशर का काम अलग है, इसलिए मैं प्रिंटर का क्या भूमिका है मैं इसमें अभी प्रिंटर की भूमिका का बता रहा हूं। जहां तक डीएम का रोल पीछे पहले बहुत ज्यादा था, इसको थोड़ा कम किया गया है और इसमें उनका ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन, टाइटल अलॉटमेंट, यहां तक रोल उनका बहुत कम हुआ है, लेकिन अधिकार अभी भी उनके पास, जो जानकारी जानी वो जाएगी सारा। और हमने इसकी बहुत चर्चा पूरे राज्यों के साथ, हमने बिल की कॉपी को भी पहले भेजा, उनके सुझाव भी लिए और अधिकतर राज्यों ने कहा कि बहुत शानदार बिल है, इसमें सब कुछ आपने इंक्लूड किया है और बहुत कम सुझावों के साथ उन्होंने दिए हैं। इसी तरह से ही जो पब्लिशर है उसको भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है। फाइनेंशियल पेनल्टी की जब मैं बात करता हूं तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास ये पावर है कि वो किसी पीरियोडिकल को 5 लाख रुपए तक की सजा भी दे सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम केस में आती है। लेकिन शुरू में तो उसको केवल 10,000, 20,000 जो फर्स्ट डिफॉल्ट तक का है, और विद द मैक्सिमम डिफॉल्ट अगर वो बार बार डिफॉल्ट करता है तो उसको 2 लाख रुपए तक हम उसमें करने जा रहे हैं। ये पब्लिशर के लिए हमने किया है। जहां तक उसकी एक्शन लेने की बात है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की, तो उस स्थिति में ले सकता है अगर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है और लाइसेंस लेता है, या फिर कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, तथ्यों को छिपाकर अगर कोई वो ऐसा कार्य करता है। एक सर ये भी उसमें होता है उपसभापति जी की, मान लीजिए आपने दैनिक समाचार पत्र कहा तो आपको 365 दिन छापना है, अगर आप 50% दिन भी नहीं छापेंगे तो आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है उसको बंद करने के लिए। इसी तरह से अगर आपने 15 दिन में एक बार छापना है, फोर्टनाइटली छापना, अगर वो नहीं छाप रहे हैं तब भी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल आपके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एनुअल स्टेटमेंट उसको देनी होती है और वो अगर 2 साल तक भी अपनी एनुअल स्टेटमेंट नहीं देता है तब भी उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। फॉल्स पर्टिकुलर अगर वो अपनी एनुअल स्टेटमेंट में देता है, कुछ तथ्यों को छिपाता है, तब उस समय भी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पब्लिशर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब वो कैंसिल कैसे करेगा सर्टिफिकेट को, वो भी मैंने जैसा पहले कहा कि अगर मान लीजिए एक टाइटल आप कहीं पे छाप रहे हैं, वो सेम टाइटल उसी राज्य में किसी और अन्य राज्य में किसी और के पास है, तब भी उसके पास अधिकार है उसको खत्म करे, या किसी और लैंग्वेज में भी किसी और राज्य में है तब भी मिलता जुलता नाम, सेम या मिलता जुलता नाम भी होगा तब भी उसको वो कैंसिल कर सकता है, राज्य या यूनियन टेरिटरी कहां पर भी हो। इसी तरह से ही किसी अन्य लैंग्वेज में भी होगा तब भी उसको राज्य और यूटी में वो कैंसिल कर सकता है। जहां तक ऑनर पब्लिशर, अगर उसको कोई कोर्ट कन्विक्ट कर देता है किसी टेररिस्ट एक्ट में या किसी ऐसी गतिविधि में जो देश के खिलाफ हो, तब उस दिशा में भी हम उसका लाइसेंस या उसको पब्लिशर को कैंसिल कर सकते हैं। अब ये एपीलेट मैकेनिज्म की बात कही, इसमें आपने सुझाव दिया है कि किसी महिला को भी रखा जाए, तो मैं तो कहना चाहता हूं हमने तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन ही एक महिला रिटायर्ड जज को बनाया है, और इसमें जो 2 सदस्य हैं उनमें से भी एक प्रयास करेंगे, वो तो उनको तय करना है किसको रखना है किसको नहीं रखना, हम उसको भी करेंगे। दूसरा, कुछ बातें यहाँ पर आपने कही, फेक न्यूज़ को लेकर चर्चा की गई। हमने पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक शुरू किया है, जिसमें 1200 से ज़्यादा फैक्ट चेक
हमने अब तक 2019 के बाद अब तक किए हैं, और देश के सामने जो झूठी खबरें थी उसको हमने फेक न्यूज़ लिख के वापस डाला भी है। कानून के अनुसार, जो आईटी एक्ट के अनुसार, अगर यूट्यूब चैनल कोई गलत दिखाते हैं तो उनके खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई की गई है। ऐसे ही 100 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स को भी बंद करने का या ब्लॉक करने का काम किया गया है, जो फर्जी खबरें या फेक न्यूज़ चलाने का कार्य करते हैं। जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा की बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। पत्रकारों को सुरक्षित रहना चाहिए, रखना भी चाहिए, हर तरह के संभव प्रयास करने चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है एक राज्य का विषय, उनको ये करना है। और होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए गाइडलाइंस समय समय पर पहले भी निकाली हैं। जो पोर्टल्स आपने कहा वो मैंने पहले बताया कि आईटी रूल्स के अंतर्गत ये कवर होते हैं, और कोड ऑफ एथिक्स उसके अंतर्गत इसको किया गया है। कदम भी समय समय पर उठाए गए। एडवर्टाइजमेंट कोड के तहत मैं आप सबको अवगत करवाना चाहता हूं कि पिछले साल ही माननीय उपसभापति जी हमने 32 टीवी चैनल्स के खिलाफ एक्शन लिया था, जिन्होंने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करने का काम किया और ब्रांड एक्सटेंशन को, चाहे वो शराब या ऐसे अन्य जो प्रतिबंधित जो है उससे जुड़ा हुआ अगर कुछ सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और इस साल तो हमने एक चैनल को 1 हफ्ते के लिए ऑफ एयर करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। कुछ बातें आपकी ओर से आई, और कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जब कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि उनके खिलाफ या कुछ लोगों के खिलाफ समाचार पत्र फर्जी खबर छाप देते हैं, झूठी खबर छाप देते हैं, षड्यंत्र के तहत छाप देते हैं, तो आप लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्रोटेस्ट दायर कर सकते हैं, और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। जुडिशियल पावर उनके पास उस तरह से है। निरंजन रेड्डी जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। ये 12-2 कॉपी जो सबमिट हमने ऑनलाइन इसको करने का कार्य कर ही दिया है। आपने जो कहा कि ह्यूज इंफॉर्मेशन देना, मैं आपको पहले कहता हूं कि हमने जो पिछला बिल शायद 62 सेक्शन का होगा, इस बार तो केवल 21 का हमने रखा। हमने इसको बहुत सरल किया है, सिंपल और सरल, हमने इसको बहुत सरल करने का काम किया है, और हम प्रयास करेंगे रूल्स में भी इसको उतना ही सरल रखेंगे, आपको इसमें बहुत लंबा नहीं करेंगे। इमरजेंसी के काल की आपने बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव साझे किए कि इंदिरा जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी के समय कैसे 263 से ज्यादा वरिष्ठ पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। आज मैं कह सकता हूं इन 9 सालों में भारत सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बल्कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को और बल देने का काम, क्योंकि हमारे अपने नेता उस समय इमरजेंसी के समय जेल में गए, बड़े बड़े नेता हमारे जेल में गए, और हमने तो प्रेस के लिए उस समय भी खड़े थे, ऑपोजिशन में राज्यसभा लोकसभा तब थे, तब भी बार बार खड़े रहे, और अब हमें सत्ता में आने का अवसर मिला है तो द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल लाकर हमने दिखाया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम केवल कहते ही नहीं, करके दिखाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में होता है। एक बात कही गई जो फेक न्यूज़ की, तो मैं कहना चाहता हूँ पीसीआई में मैंने पहले भी कहा, और केबल टेलीविजन नेटवर्क जो है उसका भी प्रोग्राम कोड और अन्य जो उसके रूल हैं उसके अनुसार हम लोग कदम उठाते हैं। विजय साई रेड्डी जी ने कुछ सुझाव दिए, सेक्शन 8 कंपनी से लेकर अन्य, उनको मैं एक सुझाव के रूप में ले रहा हूँ। और जो आपने कहा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रेस का मिसयूज करती हैं, उनके खिलाफ मैंने अभी कहा कई जगह कार्रवाई की गई है अलग अलग रूल्स के अंतर्गत, और इस कानून में हमने सुनिश्चित किया है कि वो समाचार पत्र या पीरियोडिकल्स नहीं चला पाएंगे, जो उनके पत्र पत्रिकाएं नहीं चला पाएंगे। अधिकतर बाकी सुझाव के रूप में ही नरसिम्हा राव जी ने भी दिए हैं, और जो जी.के. वासन जी से लेकर सीमा द्विवेदी से लेकर राकेश सिन्हा जी, कार्तिक जी, सब ने अपने सुझाव के रूप में दिए हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज़्यादा समय उपसभापति जी आपका नहीं लूँगा। ये जो बिल है ये इन सिंक है विद द चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैनुअल प्रोसेसिंग, फिजिकल इंटरफेस की बजाय अब इसको हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस दिशा में ले जाने का कार्य किया है। और जो मैंने बातें कुछ पहले कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हमने इसको सिंपल भी किया है, साइमल्टेनियस भी किया है जो प्रोसेस है, और स्ट्रेंथन भी इसको करने का काम किया। और सिंगल स्टेप, 8 स्टेप से सिंगल स्टेप तक आपको अपना समाचार पत्र या पत्रिका शुरू करने के लिए एक प्रबंध हमने इस बिल के माध्यम से किया है। आशा करता हूं इसके बाद हजारों लोग नहीं, लाखों लोग आने वाले वर्षों में अपने समाचार पत्र पत्रिकाएं शुरू करेंगे। आप सब ने अपना सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, और आशा करता हूं आप सब लोग यूनानिमसली इस बिल को पास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय।